इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां पर देखो, हमने galvanic सेल में जो डेल्टा जी है उसे हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला में ले सकते हैं वो हमने अभी डिराइव करके आपको बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर बट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी and the value depends on n. n means number of moles of electrons transferred. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम बात करें, ये जो दिखे डेल्टा z इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम बात करें, अगर n की वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है 3.1 इक्वेशन, ठीक है, और जो ये दूसरी जो इक्वेशन है 3.1 ए और इसको लेते हैं 3.1 बी, ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, यहां पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, क्यूब्रिक आयन का 1, इसका भी यहां पर 1 है, यहां पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मोल जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, और 1 मोल क्यूप्रिक आयन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके ये आपका कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू कितनी हुई 2, क्योंकि कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हुई 2, n की वैल्यू ये आपकी 2 हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर हमने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है, अगर हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे जहां पर हमने इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस रिएक्शन में हमने इस रिएक्शन को 3.1 ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी कंडीशन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, पहले कितनी थी, पहले n की वैल्यू 2 थी। अब यहां पर 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये हमारे पास ये जो n है, ठीक है, न्यू n, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना 2n, यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका ये 4 आया। 4 कैसे आया, फिर से बता रहा हूं, यहां पर इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। पहले हमने इस इक्वेशन में देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने मोल हुए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसलिए हमने यहां पे 2 लिखा है। अब इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हमें जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर हुए थे, ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जिस तरीके से हमें यहाँ पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात पता चलती है 4 मोल, तो 4 हम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर 1 मोल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 यहां पर आएगा, अगर 2 मोल है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 मोल रिलीज करेगा तो 2 कितना करेगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो इसलिए हमने यहां पर 4 लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा जी आपकी क्या हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या हुई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट का मतलब हुआ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब यहां पर इसलिए ये क्या हुई आपकी डेल्टा जी, ये हुई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम यहां पर बात करें कि ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या होगा, हम इसी इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, डेल्टा जी माइनस एन एफ। अब इस इक्वेशन में देखो
n आपका डिनोमिनेटर में है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो E की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ये आएगी पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो पर मोल इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर E की वैल्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि E की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती, फिर देखो E की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि n तो आपका डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अपॉन में है ना n की वैल्यू, तो अगर ये अपॉन में है तो ऐसी कंडीशन में E की वैल्यू क्या है, ये पर मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये E की वैल्यू आएगी, पर मोल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आएगी। तो जाहिर सी बात है पर मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती है। ये हर कंडीशन में एक मोल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो सकती है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर E क्या है, E हुआ आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? देखिए पिछली क्लास यानी कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये हमने पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, 11th क्लास में। और यहाँ पर हमें एक नई इक्वेशन मिली है 12th क्लास में, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो हमें यहाँ पे मिल सकता है क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा आर टी एल एन के इक्वल टू एन एफ ई नॉट, ठीक है। सीधे तौर पे ये क्या हुआ, सीधे तौर पे हमें कह सकते हैं ई नॉट इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन के, ठीक है, एल एन के। इस तरीके से यहां पर हमें क्या मिला, ई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो सीधे तौर पे क्या हुआ, ई नॉट की वैल्यू ई नॉट इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के, यानी कि यहां पर ये के क्या है, दिस के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस के इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं ई नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा आज हो चुका है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।